नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता उस यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में हम लोग नदियों का अध्ययन कर रहे थे। नदियों के अध्ययन को हमने हिमालय से निकलने वाली नदियों को अलग और प्रायद्वीपीय भारत के पठार से निकलने वाली नदियों को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया था। हिमालय से निकलने वाली नदियों को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। ये 2 भाग में सबसे पहला भाग था बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। देखिए, हमने स्टार्ट किया था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हिमालय की चोटियाँ, ग्लेशियर, दर्रे, ठीक है, आइलैंड्स, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट है। ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में आप वहाँ पर लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। चलिए तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मैप के ऊपर समझा देता हूँ। ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार है और ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये इसको आप समझिए भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। यानी वह भूमि जो पठार है और जो लावा से या चट्टानों से मिलकर बनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर से अगर हम चलें तो लूनी, सबसे पहले नदी आती है लूनी नदी। ये देखिए, यहाँ पर ये नीलगिरी हिल्स है। ये यहाँ पर क्या है? नीलगिरी हिल्स। ये नीलगिरी हिल्स में राजस्थान से निकलती है ये लूनी नदी और फिर आगे जाकर ये यहाँ पर क्या है? रण ऑफ कच्छ, गुजरात का रण ऑफ कच्छ है। तो जो लूनी नदी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। डिटेल में हम अभी आपको आगे बताएंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर रण ऑफ कच्छ में जाकर विलुप्त हो जाती है। यानी लूनी नदी समंदर तक नहीं पहुँच पाती, ठीक है। उसी प्रकार आगे चलते हैं। उसके बाद आता है साबरमती नदी। साबरमती नदी देखिए यहाँ से निकलती है और इस प्रकार यहाँ पर एक खंबात की खाड़ी में आकर मिल जाती है। उसके बाद आता है आपका माही, फिर नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी नदी सबसे इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं इस क्रम में। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, इसमें देखिए आगे चलते हुए आप पाएंगे फिर आता है मांडवी और ज्वारी। मांडवी और ज्वारी दोनों नदियाँ गोवा में प्रवाहित होती हैं। उसके बाद आता है श्रावती कर्नाटक में, गंगावेली, पेरियार और भरतपुजा। तो ये कुछ नदियाँ हैं जो भारत के प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं और अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियों का क्रम, ऊपर से नीचे तक क्या क्रम में ये नदियाँ लगाई गई हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुजा, ठीक है। तो ये क्रम भी आप याद रख लीजिए। कभी कभी 2 या 3 4 नदियों का नाम दे देगा और उसको क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर से दक्षिण तक चलते हुए इन नदियों को क्रम में लगाइए, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आगे चलिए, अब क्या करते हैं कि नदियों को विस्तार से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की 4 नदियाँ खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की 4 नदियाँ कौन कौन सी? साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। ये 4 नदियाँ ऐसी हैं जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए लूनी नदी समुद्र तट तक नहीं पहुँच पाती। क्यों नहीं पहुँच पाती? क्योंकि ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, उसके आगे नदी नहीं बढ़ पाती। उसके बाद आगे चलते हैं। नर्मदा और तापी नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती हैं, ठीक है। ये भ्रंश घाटी क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। भ्रंश घाटी होता है कि जब आसपास की जो भूमि है वो नीचे धसक जाती है, आसपास की जो भूमि है वो नीचे धसक जाती है, ठीक है। और जो नदी है वो क्या होती है? एक गहरी घाटी में प्रवाहित होना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये जो साइड वाला जो दीवार बन जाती है भूमि की, इसको तो कहते हैं ब्लॉक पर्वत, ठीक है। साइड वाली दीवार को क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स। जैसे विंध्य और सतपुड़ा, ये दोनों क्या है? ब्लॉक माउंटेन्स हैं, ठीक है। और इनके बीच में जो घाटी में प्रवाहित होती है वो होती है क्या? भ्रंश घाटी। और इसमें प्रवाहित होने वाली नदी, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी कहलाती है। आगे देखिए, नर्मदा और तापी नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार के ढाल के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। देखिए, मैक्सिमम नदी आपने देखा होगा कि जो उत्तर की जो नदियाँ हैं सारी, जितनी भी गंगा की सहायक नदियाँ, यमुना, उसके बाद आगे आप चलेंगे तो
सिंध, केन, बेन, टॉन्स, सोन, ये सारी नदियाँ क्या होती हैं, ये सारी नदियाँ दक्षिण से उत्तर की तरफ यानी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। क्योंकि भारतीय का जो प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो किस तरफ है, या तो उत्तर की तरफ है, नहीं तो वो बंगाल की खाड़ी की तरफ है। ठीक है, लेकिन ये दो नदियाँ ऐसी हैं, नर्मदा नदी और तापी नदी, ये दो नदियाँ ऐसी हैं जो ढाल के विपरीत प्रवाहित होती है। क्योंकि ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, तो इन्होंने अपना ढाल खुद बना लिया है, अपना रास्ता खुद तैयार किया है, इसलिए वहाँ पर प्रवाहित होती है। पश्चिम घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जलप्रपात का निर्माण करती हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि पश्चिम घाट एक पर्वत है और वहाँ से जो नदी निकलती है और समंदर तक का जो रास्ता है वो बिल्कुल बहुत छोटा है। ठीक है, क्योंकि उसको बहने के लिए, प्रवाहित होने के लिए प्लेन की ज़रूरत पड़ती है नदी को बहने के लिए, लेकिन पश्चिम घाट से निकलने वाली नदियों को प्लेन प्राप्त नहीं होता है, प्लेन भूमि प्राप्त नहीं होता है, वो पर्वत से निकलती हैं। यानी इस हिस्से को आप देखिए, ठीक है, इसको आप मानिए पश्चिमी घाट पर्वत। तो पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली नदियाँ, ये देखिए, इनके पास केवल और केवल इतना ही रास्ता होता है, यहाँ पर अरब सागर है। ठीक है, यहाँ पर अरब सागर है, तो जो भी नदी निकलती है वो तुरंत यहाँ से निकलती है और अरब सागर में प्रवाहित समा जाती है। ठीक है, चूँकि ये ऊंचे ढाल से निकलती है, ठीक है, ऊंचे ढाल से निकलती है, तो जब ये नीचे गिरती है ऊंचे ढाल से, तो ये यहाँ पर बहुत सारे जलप्रपात यानी झरनों का निर्माण करती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, कौन कौन से झरने यहाँ पर हैं वो भी हम पढ़ेंगे। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब बात करते हैं लूनी। देखिए, यह नदी राजस्थान में अरावली पहाड़ी से निकलती है और सांभर झील से होते हुए कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, राजस्थान में निकलती है लूनी नदी और सांभर झील के से प्रवाहित होते हुए, सांभर झील राजस्थान में ही है, झील से होते हुए कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। उसके बाद साबरमती नदी का नंबर आता है। देखिए यहाँ पर साबरमती नदी, यह नदी राजस्थान के उदयपुर ज़िले में मेवाड़ से निकलती है, साबरमती नदी। ठीक है, उदयपुर ज़िले में मेवाड़ से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अहमदाबाद और गांधीनगर इसके तट पर बसे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं माही नदी। ठीक है, माही नदी की बात करते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए माही नदी के बारे में क्या। माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत से निकलती है और 3 राज्यों में बहती है। कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। यह नदी कर्क रेखा को राजस्थान में 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी ऐसे प्रवाहित होती है और फिर ऐसे प्रवाहित होती है ये नदी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नर्मदा नदी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नर्मदा नदी यह नदी अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, नंबर 1 फैक्ट। दूसरा, नर्मदा नदी जो है वो गोदावरी, कृष्णा के बाद तीसरी सबसे लंबी नदी है। उसके बाद ये निकलती कहाँ से है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वत की महकाल पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, अमरकंटक चोटी से निकलकर गुजरात के भड़ोच, ठीक है, गुजरात के भड़ोच निकट कर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है अमरकंटक से निकलकर। ठीक है, उसके बाद है मध्य प्रदेश का जबलपुर, देखिए शहर नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब है ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? नंबर 1 है मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है गुजरात। ठीक है, नर्मदा नदी जबलपुर के पास भेड़ा घाट का संगमरमर की चट्टान के बीच जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, जबलपुर में भेड़ा घाट एक जगह है, वहाँ पर कुछ चट्टानें हैं संगमरमर की, तो ये नदी जब इनके ऊपर से होकर बहती है तो यहाँ पर एक जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसको धौलाधार जलप्रपात भी धौलाधार जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तापी नदी। तापी नदी नर्मदा नदी के साथ साथ प्रवाहित होती है और ये महादेव पहाड़ी से लगे हुए बैतूल पठार से निकलती है और सूरत के समीप खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। सतपुड़ा पहाड़ी नर्मदा और तापी नदियों के बीच स्थित ब्लॉक पर्वत है। अभी मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक पर्वत किसको कहते हैं।
अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है तापी नदी, और यह भी 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात में जल विद्युत संयंत्र इकाई कौन सी? उकाई और काकरापार तापी नदी पर स्थित है। उसके बाद सह्याद्री या पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ बहुत छोटी और तीव्रगामी होती हैं। मतलब अभी मैंने आपको समझाया था कि वो यहाँ से निकलती हैं और तुरंत समंदर में चली जाती हैं। क्योंकि ये नदियाँ पश्चिम घाट में खड़े ढाल पर या कागार पर बहती हैं, इसीलिए इनका वेग जो है, यानी इनकी जो गति है वो बहुत ज़्यादा होती है। पश्चिम घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियों में के जल दो स्रोतों से मिलते हैं। इनको जल कहाँ से? जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून और प्रायद्वीपीय पठार की दरारों से जो जल निकलता है वो इनका जल का स्रोत होता है। सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ इस प्रकार से हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए, गुजरात में अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग देख लेते हैं। गुजरात में कौन कौन सी है? सतरंजी और मादर नदी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गोवा में कौन कौन सी है? मांडवी और ज्वारी। तो गोवा का राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उसी प्रकार कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक में श्रावती नदी और गंगावेली नदी, ठीक है, ये स्थित है। तो श्रावती नदी पर ही बना हुआ है जोग जलप्रपात, ठीक है। तो केरला में कौन कौन सी है? भरतपुजा, पेरियार और पंबा, ठीक है, ये नदियाँ केरला के अंदर हैं। उसके बाद भरतपुजा केरला की सबसे लंबी नदी है, और सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ बहुत तीव्रगामी से बहती हैं, इसलिए इन नदियों पर जलप्रपात पाए जाते हैं, ठीक है। कर्नाटक में श्रावती नदी पर पाए जाने वाला जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ कि जोग जलप्रपात की ऊंचाई 271 मीटर है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जोग जलप्रपात। और जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जबकि कुंचिल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित, देखिए, सबसे ऊंचा और सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात, दोनों में अंतर है। कुंचिल नाम याद रखिएगा और जोग जलप्रपात। तो इस प्रकार से आज हमने डिस्कस किया कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ जो अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं, ठीक है। इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है, अगले लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।